नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। आप देख रहे हैं वॉर रूम और मेरे साथ मेहमान है लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ एयर कमोडोर एस बहल हैं। बहल साहब, बहुत स्वागत आपका भी। और ग्रुप कैप्टन डी के पांडे स्टूडियो में है। और देखिए, प्रोग्राम का नाम वॉर रूम है और एक वॉर और पूरी दुनिया के अंदर छिड़ चुकी है। मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। इजरायल और ईरान के बीच अब एक महायुद्ध शुरू हो चुका है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, तो जवाब में ईरान ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है। ईरान ने इजरायल की तरफ बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। ईरान ने तेल अवीव के याफा इलाके को बैलिस्टिक मिसाइलों से कल रात निशाना बनाया और मिडिल इजराइल में ईरान के इजराइल के घरों के पास मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर है। और दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स भी लगातार ईरान पर हमले कर रही है। ये हमले कल से शुरू हुए थे, आपको मालूम है। कल इजरायल ने ईरान के अंदर तक जाकर के हमला किया था और वो इतना सटीक हमला था, इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस के साथ, खुफिया जानकारी के साथ उसने हमला किया था कि ईरान की सेना का प्रमुख मारा गया। ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है IRGC, जिसे वहां के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खमेनी का की पर्सनल सेना माना जाता है, उसका मुखिया जो है वो मारा गया और कई टॉप कमांडर्स उनकी सेना के मारे गए। एयरफोर्स के चीफ मारे गए। इसके अलावा उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके घरों में मौत के घाट उतार दिया इजरायल ने। और अब ये बस कुछ वक्त की बात थी कि ईरान इसका बदला लेता है इजरायल से, और वो कल रात शुरू हुआ। एक के बाद एक दर्जनों बल्कि सैकड़ों मिसाइलों, रॉकेट्स और ड्रोन से ईरान ने इजरायल के ऊपर हमला किया। और शुरुआत में तो ऐसा लगा जब पहला वेव अटैक का आया कि शायद इजरायल जो है वो ईरान के इन सारे हमलों को नाकाम कर देगा, लेकिन जब एक के बाद एक बड़ी तादाद के अंदर मिसाइलें आकर के आसमान में दिखने लगी, खासकर तेल अवीव की, इजरायल की राजधानी के, तो जो उसका डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, वो ऐसा लगा कि शायद उसमें उसको भेद करके कुछ मिसाइलें लैंड करने में इजरायल में कामयाब हुई हैं। और जो तस्वीरें इजरायल से भी हमने कल रात के बाद अब देखी हैं, बहुत सी इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 1-2 लोगों की मौत की भी खबर है। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं। अब इजरायल ये कह रहा है कि यह हमला ईरान ने उसके लोगों पर किया है। इजरायल ने कहा कि हमने केवल मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया था, और चूंकि हम ये नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर बम बनाए, तो हमने उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया था। लेकिन इसका पलटवार करते हुए ईरान ने हमारे नागरिकों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर हमला किया है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने इजरायल को बर्बाद करने की कसम खाई है। ईरान ने तेल अवीव के याफा इलाके को बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया। और कुछ सूचनाएं तो ये हैं कि इसमें इजरायल का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स था, उसके पास भी मिसाइलें आकर के गिरी हैं। कल रात से ईरान लगातार इजरायल पर नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक कर रहा है और उसने दावा किया है कि उसने पहले वेव में 150 मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया, उसकी राजधानी तेल अवीव और जेरूसलम को टारगेट किया। ईरान के हमले में इजरायल के अंदर जबरदस्त तबाही मची है। इससे पहले इजरायली फाइटर जेट्स ने परसों रात तेहरान समेत ईरान के कई ठिकानों में जाकर के बमबारी की थी। इजरायली हमलों में अब तक ईरान में 78 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हुए। तो अब वैसे तो ये कोई तुलना नहीं है कि जितना नुकसान इजरायल ने ईरान में किया, उसकी तुलना नहीं की जा सकती कल रात के ईरान के हमले से। लेकिन ये एक सेंस सब लोगों में था कि इजरायल ईरान के हमलों को पूरी तरीके से उससे अपने लोगों को बचा सकता है। वो दिखा कल रात कि जब इतनी बड़ी तादाद में आपके ऊपर मिसाइलें आकर के गिरती हैं, तो उसमें से जो 2, 4, 10 भी अगर वो मिस हो जाए आपके एयर डिफेंस सिस्टम से और आपके इलाकों में गिर जाएं, तो वो काफी तबाही मचा सकती हैं। खासतौर पर तब आप ये देखिए कि ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा मुल्क है, जबकि इजरायल एक बहुत छोटा सा प्रदेश है। आप समझिए, आप हमारे हरियाणा से भी उसकी तुलना कर सकते हैं, उससे भी छोटा सा वो एक देश है। तो उसके पास वो ज्योग्राफिकल डेप्थ नहीं है, उतनी लंबाई चौड़ाई उसके पास नहीं है कि उसके मिलिट्री ठिकाने, सिविलियन ठिकाने, रिहाइश अलग और बाकी चीजें अलग, वो इतने अलग अलग जगहों पर नहीं रख सकता है। इसलिए कल रात को आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं, तो जो एयर डिफेंस के लिए जो उसकी मिसाइलें या रॉकेट्स जो हैं हवा में जा रही थी ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए, वो उसकी आबादी के बीच में से ही कहीं लॉन्च होती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब ईरान भी ये कह सकता है, जैसा कि इजरायल कहता है कि
जब जैसा वो गाजा में हमास के लिए कहता था कि ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास रखता है, तो इसलिए हमको लोगों के बीच में हमास के ठिकानों पर हमला करना पड़ता है। अब ईरान भी यही कह रहा है कि हमने तेल अवीव पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो वहीं है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम वहीं है, तो इसलिए हमने वहां पर हमला किया है। मैं आपको ईरान इजराइल के इस महासंग्राम के 10 बड़े अपडेट जल्दी से और बता देता हूं। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। तेल अवीव और जेरूसलम पर ईरान ने हमला किया है। नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में इजरायली ड्रोन गिराया गया है। सेंट्रल इजराइल में घरों के पास ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान का हमला हमने नाकाम कर दिया। इजराइल का दावा यह भी है कि एक और न्यूक्लियर साइट को उसने तबाह किया है ईरान में 78 लोगों की जान गई है। हमास ने ईरान के हमलों को कामयाब बताया है और नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इस्लामिक शासन से है। इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये आयतुल्लाह खमेनेई कह रहे हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है। अब लास्ट जानकारी के मुताबिक कल जो दिन में जो हमला किया था इजराइल ने, उसके जवाब में कल रात ईरान ने हमला किया है और कई वेव्स में उसने वहां से अपनी मिसाइलें और रॉकेट्स दागे हैं। अब ये लड़ाई, ये जंग इस वक्त किस मोड़ पर खड़ी है, जनरल रॉय आपको बताएंगे। सर देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो युद्ध छिड़ा है इजराइल और ईरान के बीच में, इसके आसार तो बहुत पहले से ही नज़र आ रहे थे। सिर्फ अब समय की बात थी कि कब ये इन दोनों के बीच में टकराव होता है। ये मानना पड़ेगा कि इजराइल ने अपना जो समय चुना है इस टकराव का, उसके पीछे जो 2 कारण बताए गए हैं। एक तो यही कारण है कि उनके कगार पे था ईरान, न्यूक्लियर हथियार बनाने के कगार पे था, जो कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल के लिए। और दूसरा, क्योंकि आने वाले संडे यानी कि कल जो है इतवार को इसके ऊपर एक बातचीत भी चल रही है ईरान और यूएस के बीच में, और ट्रंप ने ये भी कहा था कि इस बातचीत के लिए हम तैयार हैं और इस जो इनका न्यूक्लियर मिशन है या जो इनका न्यूक्लियराइजेशन जो ईरान सोच रहा है अपने बनाने की न्यूक्लियर हथियार, उसके ऊपर ट्रंप ने काफ़ी ओपन माइंडेडली एक इनविटेशन दिया था कि आइए बातचीत करते हैं और इसका हम जवाब कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से ढूंढ लेंगे जी। तो ऐसा भी माना जा रहा है, इजराइल ने भी ऐसा करने की कोशिश की, या विश्व ये मानता है कि शायद उसको एक प्रेशर पॉइंट या एक दबाव बनाने के लिए कि ईरान जो है इस बात के लिए राजी हो जाए बातचीत के लिए और वो बातचीत फेवरेबल तरीके से चले। ये भी ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने ऐसा कहा, इजराइल ने ऐसा कहा, और या ये जो हमला किया है उसके पीछे एक ये भी बड़ी बात हो सकती है। सर, ट्रंप के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जानते सब थे और ये ट्रंप और नेतन्याहू की, मतलब अमेरिका और इजराइल की एक मिली भगत थी कि ईरान को इस गफलत में रखा जाए कि बस वो हमला करने वाला है, लेकिन अमेरिका ने उसको रोक रखा है। बातचीत करो और इस बीच में हमला हो गया। बिल्कुल सही आपका असेसमेंट है, और उसके भी आसार बिल्कुल सामने थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑर्डर दे दिए थे कि जो उनके एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में 8 से 10 देशों में उनके एसेट्स हैं, जिसमें कि उनके एयरक्राफ्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें उनके पर्सनल भी शामिल हैं, उनको पहले ही उन्होंने ये हिदायत दे दी थी कि आप इसको थिन आउट करो, यानी कि अपने जो यूएस पर्सनल्स हैं इन जगहों पे उनको हटाने की मुहिम तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका को कम से कम ये मालूम था कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे हमले में कोई भी बात अगर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी या इसके लिए जो बड़ी गारंटी है वो अमेरिका की इनके साथ है। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल शायद अक्टूबर के लगभग या सितंबर अक्टूबर में उन्होंने थर्ड मिसाइल्स जो होती हैं एंटी एयरक्राफ्ट शील्ड देने के लिए, एंटी एयर डिफेंस के लिए, वो अमेरिका ने एक बैटरी इजराइल में दी थी, और इस साल अभी मई के महीने में उन्होंने ये दूसरी बैटरी दी है TAH, ये थर्ड मिसाइल्स होती हैं जो बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही लेटेस्ट किस्म की हैं ये। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास ये सब एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत उम्दा है, लेकिन ईरान ने भी अभी रिसेंटली जो प्रोग्रेस की है, जो उन्होंने खासकर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में और उन्होंने जो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस की है, उससे ये माना जा रहा है कि ईरान के पास भी इस तरह का असला काफी इफेक्टिव और अच्छा है। चर्चाएं चल रही हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तेल अवीव की तस्वीरें, आपको बिल्कुल डाउनटाउन इलाका दिखाई दे रहा होगा। उनका जो शहर का जो एक मेन हब है, कमर्शियल हब कह लीजिए आप, सिटी सेंटर कह लें, जैसे भी जिस भी नाम से उसको बुलाएं। वेस्ट के देशों में आमतौर पर डाउनटाउन कह देते हैं ऐसी जगहों को जहां पर
ज्यादातर उनके बिजनेस सेंटर्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द उनकी रिहायशी इलाके होते हैं। तो उसके बीचों बीच जाकर के ईरान ने हमला किया, तो लोग थोड़े स्तब्ध भी हैं ये देख करके। ईरान ऐसा कर सकता है क्या? मतलब इजराइल अपनी पॉपुलेशन को क्या पूरी तरीके से 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता? तेल अवीव राजधानी है, राजधानी में आकर के 1 2 4 मिसाइलें भी गिर गई तो वो ऑप्टिक्स के लिहाज से भी बड़ा डैमेज करता है, और वहां अगर आपके बड़े इंस्टॉलेशंस हो, जैसे इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है, तो वहां पर भी बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर कहें पहल साहब, तो ये कहना ठीक होगा कि दोनों की ताकत जो है इस वक्त एसिमेट्रिक है, इजराइल की और ईरान की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप इसको देखिए कि पहले एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था ईरान ने, जो कि हमस, हिजबुल्लाह और हुतीस का था, जो उसके नॉन स्टेट फाइटर्स हैं, लेकिन उनको वीकन किया है। ये देखिए, ये बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी के अंदर इजराइल काम कर रहा है। उसको पहले उन्होंने वीक किया उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, उसके बाद उनको रोक के रखा हुआ था यूएस ने कि जब तक ये डिस्कशंस चल रही हैं, और जब यूएस ने देखा कि उनकी बात नहीं मान रहा ईरान, तो कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया होगा ये अटैक करने का। तीसरी चीज जो बहुत अहम आती है वो ये आती है कि इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टारगेट्स तो देखिए, लीडरशिप इनका पहला टारगेट है, चाहे वो पॉलिटिकल, मिलिट्री या फिर उनका न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स का है। पॉलिटिकल में अगर हम कहें तो उन्होंने अली शमखानी को मारा है, जो कि बहुत क्लोज है खमैनी के। मिलिट्री का देखा तो जैसे आपने बताया 20 टॉप लीडर्स जो है उनको मारा, बगेरी, सलामी और जो एरोस्पेस कमांडर है उसको मार दिया। और अगर न्यूक्लियर का देखें तो अब्बासी और मेहदी तेहरानची को मारा है, यानी कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जो लीड करते थे इनको, उनको मारा है, और इनको बड़ी प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ मारा है। फिर न्यूक्लियर साइट्स, नतांस का न्यूक्लियर साइट जो सबसे बड़ा एनरिचमेंट सेंटर है, उसको मारा है। जो सेमी अंडरग्राउंड है, जो ऊपर का पोर्शन है, वो तो पूरा का पूरा तबाह हो गया। IAEA ने इसकी कंफर्मेशन भी किया और कहा कि अभी तक कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं है वहां पे। दूसरा उनका था फार्डो को मारा इन्होंने। फार्डो कहां पे है? माउंटेन्स के नीचे अंदर, और उसको हिट करने के लिए जो अमेरिका के बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, जैसे कि वो उन्होंने अफगानिस्तान में यूज किए थे या दूसरी जगह किए थे, वो चाहिए, लेकिन वो अभी तक अमेरिका ने इनको नहीं दिए, तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मारे दूसरे दो जो है, चाहे वो इस्फहान है, चाहे वो दूसरे सेंटर्स हैं, उनको मारा है। और वो क्या कर रहे हैं इसके बाद? किस पे मार रहे हैं? इनके ड्रोन और इनके जो मिसाइल सेंटर्स हैं उन पे मार रहे हैं। अगर डिस्टेंस देखें हम दोनों के बीच में 2000 किलोमीटर का है, और इराक और जॉर्डन आते हैं। जॉर्डन मदद कर रहा है इस समय इजराइल की। जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किए उनके ड्रोन्स या मिसाइल्स, कोशिश भी की और किए भी हैं। और आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि जो ऐसे सुनने में आया है कि इजराइल ने भी स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल किया है। वो क्या है ये स्टेट एंड नॉन स्टेट? जैसे कि आपने देखा था कि यूक्रेन ने जाके बॉम्बर्स को हिट किया था, ऐसे कहते हैं कि मोसाद ने भी एक ड्रोन बेस और साथ साथ में उसके प्रिसीजन वेपन्स को वहां पे रखा और उसका इस्तेमाल किया इनकी एयर डिफेंस साइट्स पे। और एयर डिफेंस जो इनके S-300 हैं या दूसरे रेडार्स भी जो हैं जो उसको अर्ली वार्निंग दे सकते थे, उनको हिट किया। यानी कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जो किया गया। लेकिन सर, ईरान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी कल दिख गई हमको कि वो कुछ नुकसान तो कर सकता है। एब्सोल्युटली। उन्होंने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया पहले 150 के करीब, जो कि जिसका ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो इंटरसेप्ट किए गए, वो लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स थे एडवांस्ड वाले आकाश के। और फिर उन्होंने मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो उन्होंने 150 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, वो बहुत घातक प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल टर्मिनल स्टेज में आके वो हाइपरसोनिक हो जाती है। कहते हैं कि उसकी स्पीड मार्क 7 के करीब पहुंच जाती है। तो अगर उनको थार्ड भी मिला हो, आयरन डोम भी हो, एरो भी हो उनके पास बहुत ही अच्छा सिस्टम है इतने छोटे से कंट्री के अंदर। लेकिन तब भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर सैचुरेट कर दें एयर स्पेस को और हाई स्पीड पे आए, तो सबको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है। एक बहुत बड़ी तादाद में अगर आपके ऊपर मिसाइल हमला हो जाए तो कुछ तो उसमें से निकले, आपका डिफेंस को चीर देंगे। अब सर, ग्रुप कैप्टन पांडे, इस सारी जंग में एंड गेम क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब तो ये सब बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका और इजराइल इसमें दोनों बिल्कुल सेम पेज पर हैं। ये ईरान को बातचीत के लिए और सिंसियर बातचीत के लिए कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करे, उसके लिए उसको मजबूर करना है, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर देना है, या फिर जो एक तीसरी चर्चा चल रही है कि इजराइल इतनी दूर तक गया है तो अब वो वहां पर सत्ता परिवर्तन चाहता है, रिजीम चेंज चाहता है। देखिए, जहां तक मैं आखिरी पॉइंट से शुरू करूंगा, अगर रिजीम अगर चेंज करेंगे तब भी जो सेंटीमेंट है एंटी इजराइल, उसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे? तो ये जो है मामला थोड़ा सा उलझा हुआ सा है। और अभी जिस प्रकार से इजराइल ने कदम उठाया है, बहुत नपा तुला और वेल प्लान
तारीफ करनी होगी, जो प्रिसीजन उनको मिला है, क्योंकि जो विजुअल्स आए हैं वो बताते हैं कि कितनी तरीके से प्रिसाइज तरीके से मारा गया है। और साथ में पहले उनको सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, जो कि स्टैंडर्ड अप्रोच है ऑफेंसिव का। कोई भी एयर ऑफेंसिव के लिए आप जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको आप पहले या तो इंपेयर करते हैं या उनको बर्बाद कर देते हैं। और S-300 को भी उन्होंने मारा, और बाकी जो अर्ली वार्निंग रडार सेंसर्स हैं उनको जो है अंधा बना दिया। अब बात रही कि ये खुल के चले गए, साथ में जो स्पाइडर वेब की तरह अटैक किए गए, यानी कि जो इंटरनल एरिया से, जिसका कि बहल सर ने भी जिक्र किया, तो वो जो है बहुत ही करीब से और बिल्कुल नपे तुले तरीके से गए और उन्होंने पूरे ऑब्जेक्टिव अपना जो था हासिल किया। अब बात हो रही कि इतना सारा जो है ये क्यों हो रहा है। बेसिकली मेरा इजराइल का ये कहना है कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि वो जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट है एनरिचमेंट का उस हद तक पहुंच चुके हैं, और बहुत कम समय में 1 महीने से 6 महीने के बीच में वो कई एटम बॉम्ब बना सकते हैं। तो जो ऐसी स्थिति में अगर वो बम बना लेते हैं तो बम किसके खिलाफ प्रयोग करेंगे? हालांकि पूरे विश्व में न्यूक्लियर बम तो बहुत देशों के पास है, तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सबने, जो बाकी देशों में अगर आप ध्यान दें कि विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने भी इन न्यूक्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये माना जाता है कि ये न्यूक्स जो हैं वो एक डिटरेंस का काम कर रहे हैं, उसमें सफल रहे। लेकिन अभी आप देखिए इजराइल यूक्रेन वॉर के अंदर बार बार ये कहा गया कि अब न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी और न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं पुतिन, क्योंकि अब बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड के पास पहुंच रहे हैं, वो जो कहते हैं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने वाले हैं। तो लेकिन उसके बाद भी नहीं हुए, क्योंकि सबको पता है कि ये अगर न्यूक्लियर आर्मामेंट्स यूज होते हैं तो उसका नतीजा जो है पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। तो इन सबको मद्देनजर कोई भी नहीं चाहता हो, लेकिन ईरान के पास जो अगर आता है, क्योंकि ईरान की खुद की इमेज क्या है, इजराइल की इमेज क्या है, इजराइल के पास भी जो है न्यूक्लियर आर्म्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसका इस्तेमाल किया ना, उन्होंने कभी उसको डिक्लेयर किया ना, उसको यूज किया कूटनीतिक हथियार की तरफ से। अगर आप ध्यान दें तो इस समय जो आणविक जो युद्ध के शस्त्र हैं सब के सब एक तरह से कूटनीतिक अस्त्र बन गए हैं। वो कोई भी मिलिट्री उनको वेपन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जब भी है उनको, जैसे पाकिस्तान है हमेशा धमकाता रहता है भारत को कि हम ये न्यूक्लियर पावर हैं, हम कोई भी कुछ कर देंगे। लेकिन अभी हमने 2 बार देखा, कारगिल में देखा और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, जो भी ऑपरेशन हमने किए उसमें उन्होंने न्यूक्लियर सामना उसका सहयोग नहीं लिया। ये साफ बताता है कि उनको भी पता है कि देखिए कहने के लिए एक कूटनीतिक रूप से उसका प्रयोग किया है। जब बात हो रही है ईरान की जो इमेज है वो ऐसी है कि अगर वो प्रेशराइज होगा तो ये आणविक हथियार किसके विरुद्ध यूज करेगा? केवल मात्र इजराइल के। तो इजराइल को लगता है कि उसके अस्तित्व। तो मैं एक सवाल आप तीनों से पूछता हूं आपसे ही पहले कि क्या इजराइल जायज है ये हमला करने में? ये मतलब ये इसका रैशनल दिखता है? देखिए, मैं अगर मेरे से पूछेंगे साफ साफ शब्दों में कहूंगा कि जायज है। क्यों? क्योंकि जब IAEA ने कहा कि जो 20 सालों से वहां काम कर रही है और अभी पिछले कुछ दिनों से जो उनके इंस्पेक्टर के साथ में जो ईरानी लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने काम करने से मना कर दिया, ये साफ इंडिकेशन था कि कुछ गुप्त रूप से काम हो रहा है। जब गुप्त रूप से काम हो रहा है तो आप पारदर्शिता की जो सीमा है वो आपने लांघ ली है और आपके इरादे कुछ और हैं, बहुत क्लियरली बता रहा है। आपके हिसाब से लेजिटिमेट रीजंस थे इजराइल के पास ये हमला करने के लिए? देखिए, वो बात हम मानते हैं कि इसका लेजिटिमेट रीजन था, लेकिन अब देखें कि उससे इफेक्ट क्या हुआ है। पहली बात तो इफेक्ट ये हुआ कि जो अभी आने वाले संडे को, यानी कि कल जो बातचीत होनी थी, उस बातचीत का मतलब ही खत्म हो गया है। तो अगर उस बातचीत के तो अभी भी कह रहे हैं आओ बात, जब तक कुछ तो बचा लो अपने देश में। वो कह रहे होंगे, लेकिन वो जो माहौल है एक बातचीत का माहौल खत्म हो गया है। ये इशू नंबर 1। इशू नंबर 2 ये है कि जहां भी इस तरह की यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटीज हों, चाहे ये बॉम्ब बनाने की कार्रवाई हो, IAEA का खुद का ये कहना है कि उसके ऊपर इस तरह से हमला करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उस न्यूक्लियर का जो लीक है उसकी वजह से ही नहीं, वो एंटायर एनवायरनमेंट को मतलब वो दूषित कर सकते हैं। तो इसके चलते इस तरह का अटैक वो भी सैंक्शन नहीं करते हैं। यानी कि अगर किसी प्रकार की न्यूक्लियर मिशन किसी देश का है तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर सैंक्शन लगाई जा सकती हैं, उसके ऊपर बातचीत से मसला हल हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली इन फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना जो है उसके लिए तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉडी है, वो खुद ही नहीं इजाज़त देती इस बात की। तो उसका ये मानना अगर है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि अल्टीमेटली तो बातचीत पे ही उतर के आना पड़ेगा। अब दूसरी बात लेते हैं, जहां तक ये युद्ध जो शुरू हुआ है, ये दोनों देशों के बीच में सस्टेनेंस कितनी है, किसकी सस्टेनेंस ज़्यादा होगी? पहली बात तो एक अच्छाई ये है कि कम से कम दोनों का बॉर्डर नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक। उन दोनों के बीच में तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है।
उसके चलते जो ये लड़ाई है, जो डिस्ट्रक्शन हम बोलेंगे, जो विनाश है, ये विनाश जो है सिर्फ एरियल तरीके से ही हो सकता है, ना तो ये नेवल तरीके से हो सकता है, ना ये आर्मी के फुट सोल्जर से हो सकता है। मैप निकालू जरा मिडिल ईस्ट का। तो एक तरह से वो एक अच्छाई है कि पूरी की पूरी जो ये विनाश की कार्रवाई है वो एरियल उससे होगा। एरियल में अब क्या आएगा, एयरफोर्स आ सकता है, मिसाइल आ सकता है, ड्रोन आ सकता है। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में एक फायदा ये होता है कि किस देश में कितनी सस्टेन करने की ताकत है। ये मेरा मानना है कि ईरान जो है, कहाँ 8 मिलियन पॉपुलेशन रफली ऑफ इजराइल और 88 मिलियन ऑफ ईरान, तो उस तरह की अगर डिस्ट्रक्शन की बात हम 1-on-1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी जो है ईरान भी काफ़ी भुगत सकता है और उसके पास तेल का भंडार और इस तरह की चीज़ें हैं। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए, ईरान का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट जो आने वाले कुछ दिन में देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 8 आइलैंड में से 7 पे ईरान का कंट्रोल है। अगर उसको रोक दे तो ये इंटरनेशनल क्राइसिस बन सकता है। अच्छा, अगर आप नक्शे की बात करें ना इजराइल और ईरान के, क्योंकि ये बहुत थोड़ा जटिल भी है मामला, कौन किसके साथ है, क्या करेगा कोई, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इजराइल की जो पड़ोसी है वो कौन है, उसके बॉर्डर किसके साथ लगते हैं? इजिप्ट के साथ बॉर्डर लगता है बेल साहब, जॉर्डन के साथ लगता है, सीरिया के साथ लगता है, इराक के साथ, लेबनान के साथ लगता है। और जो सबसे बड़ा देश इजराइल और ईरान के बीच में वो इराक है। और इराक और ईरान जो है स्वर्ण एनिमीज हैं, दुश्मन है, मतलब रिजीम के हिसाब से अगर आप बात करेंगे। और दूसरा सऊदी अरेबिया, जो बिल्कुल सटा हुआ है इराक से और बहुत नज़दीक है ईरान के और पड़ोसी है इजराइल का। सऊदी अरेबिया के जो शासक हैं उन्होंने निंदा की है इस हमले की। हालांकि ट्रेडिशनली राइवल, अगर ट्रेडिशनल राइवल्स देखें मुस्लिम वर्ल्ड के, तो ईरान और सऊदी अरेबिया ही हैं। मतलब एक सुन्नी देश है, एक शिया देश है, दोनों अपनी अपनी हेजेमनी चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी है वो आगे चले मुस्लिम वर्ल्ड में, तो इनकी भी एक राइवलरी है। लेकिन इसमें अगर आप सहयोगियों की बात करें तो जो बहल साहब ने कहा था, जो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान कहता था और उसको अमेरिका और इजराइल कहते थे एक्सिस ऑफ इविल, मतलब प्रॉक्सीज ईरान के, चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान का, चाहे वो हमास हो यहाँ फिलिस्तीन के गाजा के इलाके में, या वो हाउथीज हो यमन में, इन तीनों को कमोबेश जो है अब काबू में कर चुका है इजराइल। तो ये कोई बहुत लंबा गेम क्या इजराइल ने प्लान किया था? एक बात हमें ख्याल रखनी चाहिए कि इराक, आपने कहा ना, इराक एक्चुअली शिया मेजॉरिटी कंट्री है। अगर उस तरह से हम देखेंगे, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुश्मन होंगे लेकिन शिया मेजॉरिटी है। और जो एसेट्स जिसके हम डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इस प्रकार का होता है कि डिग्रेड तो हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होते। लेकिन सर कल से अभी तक ना इसमें केवल जो हिजबुल्लाह है उसने निंदा की है, हाउथीज ने निंदा की है। ये वो लोग हैं जो छूटते रॉकेट मारते थे। हमास तक ने कुछ नहीं किया। और साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्होंने निंदा जरूर की है पर यह नहीं कहा है कि अब हम रिटेलिएट करेंगे। ये वर्ड मिसिंग है पहली बार, और इसमें ईरान के साथ आने का इन्होंने बात की। और लेकिन एक चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर शुरू में, कि क्या ये जायज है, थ्योरेटिकली जायज था ये अटैक, लेकिन इसका रेपरकशन आप देखिए। ऑयल की कीमतें आज 75 से 78 डॉलर तक पहुंच गई हैं। ये जो आप बात कर रहे थे स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के, और उसके अंदर उन्होंने जो वेपन सिस्टम्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है, चाहे वो एयर डिफेंस है, चाहे वो ग्राउंड अटैक वेपन सिस्टम्स है, चाहे वो मिसाइल्स है, ईरान ने करके रखा हुआ है। तो अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जब तक ये लड़ाई चल रही है तब तक बंद रहेगा। और फ्लाइट्स देखिए, हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट जाते हैं यूरोप की तरफ, जो यूरोप से इस साइड आते हैं, और पूरे विश्व के एयरक्राफ्ट जो मिडिल ईस्ट को यूज करते हैं, वो सब सर, मैं तो जो घोषित वजह इजराइल ने बताई उस लिहाज से पूछ रहा हूं, क्या वो जायज? उसने कहा कि 15 दिन में बम बना लेता ईरान, ये उसने घोषित तौर पर कहा है। तो क्या आप मानते हैं कि उसकी चिंता जायज थी और ईरान को बम बनाने वो नहीं दे सकता? तो ये उसको यही एक तरीका। इसके बारे में एक चीज कहना चाहता हूं मैं, कि आपकी बात बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि 60% एनरिचमेंट वो कर चुका है, पिछले 1 साल से कह रहे हैं। इसका ये क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसके पास आज क्षमता है कि वो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। लेकिन जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है या बना लिया है उसने, वो वाले बॉम्ब का इस्तेमाल जो उसके प्रॉक्सीज हैं, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कर सकते हैं। ये डर है सबको, और वो कहीं पे भी कर सकते हैं। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। दुनिया में जिस जंग की दशकों से चर्चा होती थी कि यह युद्ध कभी होगा, क्या होगा, वो युद्ध शुरू हो चुका है इजराइल और ईरान के बीच में। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त भारत में इजराइल के राजदूत एम्बेसडर रूबन अजहर हैं। सर, यू मोस्ट वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सर। सो इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। हम बातचीत करेंगे उनसे। मैं एम्बेसडर साहब को अपने बाकी मेहमानों से मिलवा चुका हूं, तो हम लोग सब विल ट्राई एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। सर, इफ यू कैन स्टार्ट विद व्हाट इज द सिचुएशन लाइक इन इजराइल? Well,
The situation is that we had a tough night. Yesterday we had about 100 drones fired at Israel. We have been able to foil that attack. But during the night we also had several barrages with a total of about 150 ballistic missiles. Each one of these ballistic missiles flies with 1,000 kilograms of TNT. Some of them have penetrated our air defenses, and we have 2 casualties. Many of them have been fired at civilian areas with the intention of killing civilians, and unfortunately we had 2 casualties. Most of the Israeli civilians now are in near shelters, and they are of course waiting to the advice of our home front command that is monitoring the situation. मेजर साहब ने बताया कि ईरान ने कल रात को पहले 100 के करीब ड्रोन से, उसके बाद दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, और उसमें से ज्यादातर को जो है नाकाम किया गया एयर डिफेंस की मदद से, लेकिन कुछ मिसाइल्स ने तेल अवीव को कल जो है इजराइल में वो हिट किया है। उसमें कुछ उन्होंने कैजुअलिटी का फिगर भी जो है आपको बताया। सर, you went ahead with the first strike on Iran. What is the end goal? Well, we had to take action because there was an imminent threat to our existence. The Iranians were exploiting, taking advantage of this negotiation that they had with the United States for 60 days in order to assemble a group of people that clandestinely were actually building a nuclear weapon. And as we have stated before, we are not going to allow Iran to have a nuclear weapon because it is like giving the assassin that wants to destroy the state of Israel, that has sworn to destroy us, the means to do it. So Israel took action, and we attacked the facilities of Iran, the nuclear facilities. We are determined to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. मेजर साहब ने बताया कि ये हमला इसलिए जरूरी था क्योंकि ईरान बहुत करीब पहुंच गया था एक न्यूक्लियर बम बनाने के, और उसका एक घोषित उद्देश्य है कि वो इजराइल को खत्म कर देना चाहता है, समाप्त कर देना चाहता है। तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था बजाय इसके कि हम उसके ऊपर हमला करते। बट सर, जस्ट टुमारो ईरान वाज सपोज्ड टू be engaged in the next round of talks about the nuclear weapon with America. Why did you strike now, and were the Americans all along with you? Well, the President of the United States has stated personally that he senses that the Iranians actually didn't have a good use of the time he gave them, because he gave them 60 days, he gave them an official proposal. The Iranians didn't accept the proposal. Instead of that, they used the time in order to sneak out to a nuclear weapon. So on the day 61, Israel attacked. We are completely in sync with the United States. कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ पूरी तरीके से खड़ा है, और ये बात सब जानते हैं कि बातचीत को लेकर ईरान गंभीर नहीं था। आईएईए ने भी इनफैक्ट इस बात को कहा, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ईरान जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है उसके साथ, जो आईएईए टॉप न्यूक्लियर वॉचडॉग जिसको कहा जाता है पूरी दुनिया का। सर, इफ यू अलाउ, माय गेस्ट, अदर गेस्ट वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। I have one question for you. Which are the countries that are assisting you in these operations? For example, Jordan has been shooting down some of the drones and missiles. Which are the countries that are helping you, and which are the bases from where they are operating right now? Well, we are thankful, first of all, for the American support. We've been given by the United States the means to defend ourselves. We've been getting supplies from the United States, and we've been coordinating all our actions, including information about our action ahead of time before doing the attack. In addition to that, as you probably know, following the Abraham Accords, Israel has actually increased our cooperation under the umbrella of CENTCOM, the Central Command of the United States Forces in the Middle East, with many of the countries in the region. What basically we have created is a situation in which we monitor the skies of the region together, and every country takes the measures to defend its own skies, because these missiles and drones that are flying towards Israel many times are passing through the skies of the countries in the region, like the country you mentioned, Jordan, and they have the right to defend their sovereignty. This is being done without their consent. Not only that, these countries are also concerned because Iran could attack them, and we've seen 5 years ago how the Iranians attacked the facilities, or the oil facilities in Saudi Arabia.
वैसे साहब ने बताया कि बैल साहब ने सवाल पूछा कौन कौन से देश आपके साथ हैं, तो उन्होंने पहले अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, फिर जॉर्डन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इनके एयर स्पेस का भी तो इस्तेमाल हो रहा है, जो ईरान हमला करता है वो उनकी अनुमति के बगैर है, तो उनको हक है कि वो अपनी सोवेरेनिटी को, अपनी एयर स्पेस को डिफेंड करें, तो वो उसके लिए वो लोग हमारा जो है वो साथ दे रहे हैं। सर Mr. Ambassador, first of all, let me congratulate Israel and you in particular to say that this was an absolutely professional operation which was conducted with precision strikes based on precise intelligence. Let me compliment you for that. The second issue that I have is where I want to ask this question is that going by the fact that the Middle East is very sensitive area geopolitically as well as it's a source of energy for almost rest of the world. Therefore, and since no time frame has been laid down as to how long your operation is going to last, because you have to go in waves and waves and waves on Iran, I would like to sort of gauge on this issue or sort of focus on this as to what amount of international pressure do you think can build up in times to come, both the countries, that is Israel, Iran, maybe US as well, to stop this, because if it doesn't, then it has got far reaching consequences for the world as such. Well, General, as a sergeant, it's really a compliment to have your remarks as a general. I know that our security forces have acted with a very high level of professionality, and I also join you in congratulating them. Indeed, there is a degree of danger of escalation, but it's completely up to the Iranians to decide, because we are not interested in widening this war. What the Iranians are doing is that they are retaliating in a completely irresponsible way. And if they decide to attack other countries or other parties in the region, they will suffer the consequences. I've been hearing in the news several calls from within the regime in Iran threatening that they will hit installations in the region. I think that would be very detrimental to the stability of the region, and they would suffer the consequences. Look, the challenge is that not enough diplomatic pressure has been put on the Iranian regime. People have been engaging with them friendly for decades now, the Europeans, the Americans, India has very good dialogue with Iran, but unless we put real pressure on Iran and we translate the non-compliance report that was issued by the IAEA into a resolution of the UN Security Council to snap back sanctions on Iran, I think it's going to be very difficult to prevent escalation, because Iran feels that the international community actually is giving it a free track to continue, behaving with such aggression. This is completely unacceptable, and it's about time that the world unites in order to tackle Iran's aggression, not only against Israel, but against the region as a whole. सर ने सवाल पूछा कि मिडिल ईस्ट बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरी दुनिया का, और वहाँ से सब ऊर्जा का स्रोत भी है, पेट्रोलियम पूरी दुनिया को वहीं से जाता है, तो ऐसे में ये लड़ाई अगर लंबी चलेगी तो नुकसान पूरी दुनिया का होगा, तो आगे जाकर के क्या पूरी विश्व जो है वो दबाव बनाएगा कि ये जंग रुके? मिस्टर एम्बेसडर, आर यू सेइंग द ओनर्स ऑफ स्टॉपिंग द कॉन्फ्लिक्ट लाइज विद ईरान, एंड व्हाट डू यू सपोज ईरान हैज टू डू in order to stop the fighting? Well, they have to stop firing at Israel. You fired first? Well, we fired. Look, this is absolutely taken out of context. The Iranians have been firing at Israel for the last 30 years. They have been supplying weapons to proxies. They have been providing them factories to produce weapons of mass destruction. They have been doing terrible things, and Israel has been suffering from Iranian aggression for the last 30 years. They thought that they can continue waging this war against us with impunity. But guess what? Following the 7th of October, for the first time, not only Iran had to admit that they stand behind their proxies, they had to face a new fact, that Israel is going to retaliate against them. And if they try to exterminate us by building a nuclear weapon, we will hit them. So saying that Israel started this is complete nonsense. We don't have anything against the Iranian people. Actually, we have a very long history of friendship with the Iranian people. And those who have started are those who have sworn to destroy us.
The radical Islamic Ayatollahs in Iran have sworn time and again to destroy the state of Israel. So it would be inconceivable that Israel wouldn't take the steps to deny them the possibility to exterminate us with nuclear weapons. So say Iran stops retaliating or firing at Israel. After then what? Again, you would engage with them with talks. Well, look, the Iranians are not even interested to talk with Israel. Israel has been engaging with any party in the region that wanted to talk to us. We have made peace with 6 of our neighbors, with Jordan, with Egypt, with the Abraham Accord countries. We have informal relations with many Arab countries, and we talk with the people of Iran every day. We have artists in Israel that are from Iranian origin. We like Iranian culture. The problem here is when you have radical elements that are spreading their hate and havoc and their weapons in the region. This is an international problem, and unless we tackle it internationally, we are prone for more violence and more wars. और जो हमारी बातचीत हुई मैंने सर से पूछा कि इसका ये जंग रुकेगी इसके लिए किसको पहला कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ईरान को हम पर हमला करना बंद करेगा। मैंने उनसे कहा कि पहला हमला आपने किया, तो उन्होंने कहा कि ईरान आज से नहीं हम पर दशकों से हमला कर रहा है और हमें खत्म करने के लिए वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। फिर सवाल हुआ कि आप अगर वो हमला नहीं करता तो आप बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा ईरान बातचीत नहीं करना चाहता है, जबकि हमने अपने कई पड़ोसियों के साथ शांति वार्ता की है और हमारे अच्छे संबंध हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में कई देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध अब बन चुके हैं, लेकिन ईरान ये नहीं चाहता है। ग्रुप कैप्टन साहब, Mr. Azhar, basic focus on Operation Rising Lion. Have we achieved the objectives of Operation Rising Lion, or still something is left? No, I think that we still have a lot of work ahead of us because we have hit some of the Iranian nuclear facilities, but not all of them are destroyed. As we speak, the Israeli military command and the Israeli Defense Forces Air Force is planning the next raid in order to make sure that Iran cannot reassemble nuclear weapons in the way that it has been doing in the past. So you're taking that after this operation, nuclear facilities will not exist in future also? Well, we hope so. I think that for some of the facilities, especially those who are underground, it's going to be more difficult and more challenging to reach. I don't know. We don't have the BDA yet to see whether we have managed to do that, and it is a continuous effort, and we hope we succeed. There's a lot of news about the entire top military leadership of Iran being taken out and their top nuclear scientists also being killed. Can you speak? Yeah, we know for a fact, Saurav, that the commander of the Revolutionary Guards, Hassan Salami, has been taken out. We know that Ismail Qani, the head of the elite Quds Force, was taken out. The entire command of the Air Force actually was taken out while they were convening. These are very accurate strikes. Many people actually in Iran have been celebrating that. I don't know if you saw the videos from within Iran, because these people were in charge of oppressing the Iranian people, of killing Iranian civilians. So it's not only that we got rid of them, but also the Iranian people got rid of this malign actors. तो कंफर्म कर रहे हैं एम्बेसडर साहब कि उनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसके हेड जो है वो मारे गए हैं, कुद्स फोर्स का जो मुखिया है वो मारा गया है और उनकी लगभग एयरफोर्स की सारी टॉप लीडरशिप जो है वो भी खत्म कर दी गई है। सर, एम्बेसडर सर, there is one media report. I want to ask you two sub questions. There is one media report which states that there were a lot of drones pre-positioned by Israeli commandos well deep inside, close to surface-to-air and surface-to-air missiles and radar sites, so as to destroy their ability to respond to the waves of Israeli aircraft that were coming in. This is one. The second is, what is your opinion about Fordo, the one that is there in mountains and deep inside, where they have one of the most advanced nuclear enrichment facilities? How do you intend to take it down with, and the kind of weapon systems that it requires perhaps only United States has? Well, first of all, yes, there have been official confirmations that indeed we had some capabilities on the ground in Iran. I won't get into the specifics, but we have done that, and I think it is a testament to the penetration that Israel has into the Iranian system. Regarding Fordo, it's a very good question. I'm not sure I have the answer. We'll have to see whether we succeed in that. Of course,
We know that our American friends are much more equipped than we are and have much more sophisticated and massive capabilities than those which we enjoy. But time will tell. We are giving our best. बैल साहब ने सवाल किया है कि पहले की जो रिपोर्ट्स हैं कि आपने ईरान के काफी अंदर और उनके एयर डिफेंसेस के पास अपने कमांडोज के जरिए आपने एक बेस बना लिया था, वहां से ड्रोन से, जैसे अब यूक्रेन ने हमला किया था अंदर घुस के रशिया में, ऐसा आपने ईरान के ऊपर हमला किया। तो उन्होंने कंफर्म किया इस बात को कि ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल था कि उनकी एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट फोर्डो में है ईरान में, उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पर ज्यादा बात नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उस जगह पर तबाही मचाने के लिए जो वेपन चाहिए, हथियार चाहिए, वो सिर्फ अमेरिका के पास है। बैल साहब का सवाल था, तो उन्होंने कहा कि इस पर भी उन्होंने ये कहा कि हमसे ज्यादा केपेबल हथियार रखता है अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है। सर Mr. Ambassador, I have a very basic question. I want to go back to start point from where it all started. You mentioned about the proxies, to which Iran has been supporting for last 3 decades. Some reports do say that about $100 odd million have been pumped into Hezbollah's for a long, long time. My basic question is that Hamas, Hezbollah's, Houthis and all the other proxies which are there around your borders, which have been hitting at you last 3 decades or so, a fair amount of action you have taken now in this process of about 20 months to degrade them. The word being used is degrading them. My point here is that have you also worked out any long term strategy as to degradation is one issue, but then degradation again, it gets built and comes back again. Time and again it has been occurring. We are facing a similar situation with Pakistan as well. That's why I am asking you this question. What is your long term strategy to make sure that these proxies are absolutely decimated forever, if at all? Well, that's a great challenge, and it's a great question. Look, we are working on several tracks. First of all, we have to make sure that our economy continues to thrive, and we've been pretty successful in that. In the last 10 years, despite calls to boycott us, the Israeli economy grew 100%, and now we are one of the richest economies in the world with a GDP per capita of $57,000 per soul, and that gives us the economic means that we need in order to defend ourselves. So that's number one. Number two, yes, we have to be rigid in the way that we act in order to undermine these proxies, and I think that the situation in Lebanon has changed completely. The political balance in Lebanon has changed. We have a new government there that is very unfriendly to a pro-Iranian approach of continuing to attack Israel in the future. And we are seeing now that despite the fact that Iran is engaged in direct war with Israel, Hezbollah is not interfering. So we have achieved something there. It's not a permanent thing, but I think it's very important. And the third track has to do with political solutions. Israel believes in the Abraham Accords. We believe that we can do peace with more countries and create a coalition of countries that are interested in stability and prosperity, that are investing in de-radicalization of the region. We are seeing governments that have taken bold decisions to get rid of the radicals. So as much as we are successful in defeating the military radical forces in the region, I think we will be more successful in cooperating with countries that are interested in that, in creating a new reality with opportunity for the peoples of the region, instead of the black and warmongering approach of the mullahs in Tehran. जनरल साहब का सवाल था जो कि ईरान की ये नॉन स्टेट प्रॉक्सीज थी, हिजबुल्लाह हुई, यमन की हाउथी हुई या हमास हुई, इनकी कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बहुत नष्ट किया इजराइल ने पिछले साल, जो 1.5 साल की इस जंग में जो हमास के साथ चल रही है। क्या इनको हमेशा के लिए या एक लंबे समय के लिए शांत रखा जा सकता है? तो उन्होंने कहा एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन हाँ, आज अगर हिजबुल्लाह भी साथ नहीं दे रहा है ईरान का, तो मतलब हमने कुछ तो हासिल किया ही है उसकी क्षमता को कम करने में। सर, वी हैड दीज इमेजेस ऑन स्क्रीन, अगर एक बार हम तस्वीरें दोबारा हम ले सकें, ऑफ लास्ट नाइट ईरान स्ट्राइक ऑन इजराइल। The world was a little surprised, at least we were here in India, to see few of these hitting Israel, because your air defense systems are world renowned and they have a reputation of being impregnable. So was this a surprise for you as well, that few of them hit?
No, it wasn't a surprise. As I told you before, we knew that although we have a multi-layered system of air defense that is pretty sophisticated, statistically we are not capable of intercepting 100% of the missiles, and some of them, there were 150 fired, some of them managed to penetrate. So this is not a surprise. It's very unfortunate, but this is the situation. This is what we have to deal with. Group captain. Yeah. Mr. Azhar, we have got the report from media that Mr. Netanyahu spoke to our Prime Minister. Yes. What are the expectations from India in such a scenario? Well, you know, we seek support from all our friends. I think that India understands very well what we are undergoing because you have similar challenges and you are fighting, to a certain extent, a similar war against radical people that are trying to destabilize your country. So Israel is even in a worse situation because we are a small country, much smaller than India in population and in size, and we are standing against a much more vast majority of countries that is outnumbering us. So yes, we are expecting support. We had very good conversations. The Prime Minister briefed Prime Minister Narendra Modi. We also had a conversation between our national security advisors and also a conversation between our foreign ministers. And you know, we are very pleased with the cooperation we have with India, and we are, you know, from challenge to challenge, we increase our cooperation, we deepen our cooperation, and this is only going to intensify because we have a mutual interest here, and because Israel actually is the only country really that is implementing the Make in India policy in a very intensive way. So as we speak, from year to year, we have more joint ventures, we are creating more projects together, we are building together the pillars that we need in order to defend our people. ग्रुप कैप्टन साहब ने सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई थी फोन पर, नेतन्याहू साहब ने कॉल किया था, तो क्या अपेक्षाएं हैं भारत से? तो उन्होंने कहा कि आप लगभग ऐसी जंग लड़ रहे हैं जैसी इजराइल लड़ रहा है, आप भी ऐसे ही कट्टरपंथियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं हमारी परिस्थिति। और भारत केवल इसी रक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो भारत का है उसमें भी अगर कोई सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा पार्टनर है विश्व में भारत के साथ तो वो इजराइल है। सो बिफोर यू अराइव्ड इन द स्टूडियोज वी वर डिस्कसिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स व्हाट सीम्स टू बी Israel's end game or final goal when you struck Iran. So is it to push Iran for meaningful and genuine dialogue to end their nuclear program, A, or B, you want to sort of leave no scope for Iran to pursue a nuclear dream in future, or third, to push for a regime change in Iran? We are seeking a situation in which Iran won't be capable of assembling a nuclear weapon. This is our aim. This is why we started this attack, and this is what we want to achieve. We hope that together with our partners in the world, we'll be able to convince or coerce the Iranian regime to change course and to renounce their attempts to acquire a nuclear weapon. But you think, do you believe a regime change, the Khamenei regime change is possible? Well, that's completely up to the Iranian people. As you know, Israel has a declared policy of not intervening in the political reality of any of the countries that are neighboring us or any other country for that matter. We are a democracy and we deal with the destiny of our own people and determining our political future and not the political future of other countries. Since you have a very good understanding and reading what's happening inside Iran, how do you see their population's mood or their relation with their regime? Well, there's no doubt that the Iranian people are imploring the world to try to help them to get rid of this radical regime that has been sequestrating their resources. You know, Iran is one of the richest countries in the world. It could not only become a developed economy, it could help many economies around the world. However, as a result of the grip of power of about 1 million people that are eating, drinking directly from the milk, poisonous milk of this regime, they are oppressing the rest of the Iranian people, and you see the voices from inside. We saw videos yesterday of how people in Iran are celebrating the fact that Israel took this step. So I really hope that Iran
changes. I really hope that the people of Iran will be free, and if they are free, I think the region will be much better off. I believe we have a couple of minutes still left, so we can. Yes, sir. Can have I another have question. just one question, sir. Ambassador, sir. Most of our defense officers, we have had interaction with Israeli defense officers, and we really love them. And that you can see from our faces when we ask you. But what is your end game for Gaza, sir? Because all of us are slightly concerned about that issue. The end game about what? Gaza, With situation Hamas. in Gaza. sir. Yes. Look, we have taken two decisions. One is that we want to bring back hostages, but second, that we don't want anymore Hamas to have power in the Gaza Strip. That's a very difficult target to achieve because, first of all, we had to balance between negotiations and military pressure in order not to kill the hostages. We've been able to bring back more than 200 hostages. We still have 53, out of them 20 alive. So we have to take good care of that. Right now, we are in a situation in which we directly control half of the territory of the Gaza Strip. We have taken over humanitarian assistance because that was part of what Hamas was trying to do in order to continue the grip on the population. And we are extending, putting more pressure in order to get Hamas out of the Gaza Strip. This might take time. We know that people are growing impatient. We know that there is a huge tragic cost that the population is paying. And that's very unfortunate. Israel is doing whatever it can in order to minimize civilian casualties. But at the end of the day, if Hamas stays after this war in power, it will be a danger for Israel, it will be a danger for the region, and it will be a danger for the world, because the message that then would be sent is that you can commit atrocities, you can burn, you can rape, you can kill civilians, and then win and stay in power. And we saw how this is inspiring other terrorist organizations in the world, including in your region. And therefore, although it's very hard, we have to be patient, but we will get to a situation that a new force comes up in the Gaza Strip that is more responsible and builds a future that is more bright for the Palestinian people. बैल साहब का सवाल जो था वो गाजा और हमास को लेकर जो लड़ाई चल रही है इजराइल की, उसको लेकर के था, क्योंकि उसको काफ़ी वक्त हो गया है। एम्बेसडर साहब ने बताया कि वो लड़ाई जो है हमास के खात्मे तक चलेगी, क्योंकि हमास केवल इजराइल का नहीं बल्कि फिलिस्तीनी लोगों का भी दुश्मन है। और वो उम्मीद करते हैं कि एक नई लीडरशिप जो है वो, या एक ऐसा कोई नया संगठन, एक नई ताकत उभरे जो सेंसिबल हो और वो शांति चाहे, तरक्की चाहे फिलिस्तीन के लोगों की भी। मिस्टर एम्बेसडर, thank you so much for visiting us, and it was really a pleasure talking to you. We really got some insights on what Israel wants to achieve. Very, very grateful to you. Thank you. इजराइल के हमले के बाद ईरान ने लेकिन मिसाइलों और ड्रोन से कोई एक जबरदस्त हमला इजराइल के ऊपर किया। हालांकि ईरान के ड्रोन अटैक पर इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है। इजराइल ने कहा है कि ईरानी एयरफोर्स के कई ड्रोन्स नष्ट कर दिए गए हैं, वो इजराइल के अंदर दाखिल भी नहीं हो पाए हैं। इजराइल के मुताबिक 150 और साउथ वेस्ट बैंक के आसपास 150 ऐसी मिसाइल्स आई थी। साउथ वेस्ट बैंक के आसपास सायरन की आवाज़ भी सुनाई दी है। और अभी एम्बेसडर अजहर वो ये कह रहे थे कि ये हमला बहुत कई मिसाइल, दर्जनों मिसाइलें और 100 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया था बीती रात को ईरान ने, लेकिन ज़्यादातर हमले जो हैं, लगभग सभी हमले नाकाम कर दिए गए, लेकिन कुछ मिसाइल्स जो हैं वो आकर के गिरी। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या, हम तो समझते थे कि इजराइल एयर डिफेंस जो है वो इतना ताकतवर है, इतना केपेबल है कि दुश्मन उसको बिल्कुल नहीं भेज सकता, तो क्या ये आपके लिए एक सरप्राइज़ था? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर दुश्मन आपके ऊपर हवा से हमला करे, मिसाइल्स और ड्रोन्स एक साथ सैकड़ों की तादाद में आपके ऊपर फायर कर दे, तो कोई भी एयर डिफेंस हो उसको भेद कर एक दो या कुछ जो तत्व हैं, मिसाइल या ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो ज़रूर आपको हिट कर सकती हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा इसमें एक दो कैजुअल्टी ज़रूर हुई हैं, लेकिन इजराइल ने कमोबेश पूरा हमला जो है ईरान का वो नाकाम कर दिया। इसकी तुलना में अगर आप इजराइल के हमले को देखें और उसने कितना नुकसान ईरान के अंदर किया, तो बिल्कुल कोई तुलना ही नहीं है। उन्होंने कन्फर्म किया कि उनका जो IRGC का रेवोल्यूशनरी गार्ड का कमांडर है वो मारा गया, उनकी एक एलीट फोर्स है कुद्स फोर्स, उसका चीफ जो है वो मारा गया, उनकी एयरफोर्स की लगभग सारी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। उनका एयर डिफेंस पिछले साल को, जब आपको याद होगा,
कुछ मिसाइल और रॉकेट से दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर एक लिमिटेड स्ट्राइक की थी, उस वक्त से इजराइल जो है तभी से उनके ईरान के एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज करता आ रहा है और इस बार भी उसने हमले में सबसे पहले किया। एक सवाल उनसे ये हुआ कि क्या ये बात सही है कि एक बहुत कामयाब खुफिया ऑपरेशन में इजराइल के कमांडोज ने ईरान के अंदर जाकर उनके एयर डिफेंसेस के करीब अपना बेस बना लिया था, ड्रोन बेस बना लिया था और वहां से उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को उसने न्यूट्रलाइज किया है। तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये बात सही है कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी थी और हमने ईरान के अंदर से उस पर वार किया है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों देशों की ताकत की तुलना नहीं है, क्षमता की एक दूसरे पर हमला करने में उसकी भी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ईरान चुप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, जैसा आपने बीती रात देखा कि उसने हमले किए और 2-3 वेव में उसकी मिसाइलें आई हैं। तो ये सिलसिला अब कितना लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है जनरल रॉय एम्बेसडर अजहर की बातचीत के बाद? देखिए, पूरी बातचीत से जो मेरी समझ या मेरा निचोड़ ये है कि इजराइल के पास एक वो कहते हैं ना कि एंड स्टेट अभी तक उन लोगों ने ठीक से नहीं सोचा है। अगर हम देखें इनका जो फाइनल गोल, हाँ फाइनल एंड स्टेट ही बोलेंगे उसको। एंड स्टेट में क्या होता है कि आपकी जो एग्जिट स्ट्रेटजी है एंड गेम से, वो एक बड़ी ही साफ सुथरी होनी चाहिए, एक ऐसी होनी चाहिए कि सबको लगे, आपको भी लगे कि जिस बात को लेके आप चले थे, जिन समस्याओं का हल ढूंढने चले थे आप, और जो आपका एम था, फाइनल एम था, पॉलिटिको मिलिट्री एम बोलेंगे इसको, क्योंकि देश की लीडरशिप है, उसकी पॉलिटिक्स ने डिसाइड किया है कि मिलिट्री किस तरह से जा करके उस एम को प्राप्त कर सकती है, पॉलिटिको मिलिट्री एम। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि ना तो उनकी वो स्ट्रेटजी कुछ बिल्कुल क्लैरिटी से निकल के आ रही थी, जो इन्होंने हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ एक्शन किया ग्राउंड के ऊपर, जो इनका वेस्ट बैंक में और गाज़ा में चल रहा है एक्शन, उसको लेकर के, या फिर अभी जो हमला किया है उसमें एम्बेसडर ने बहुत क्लियरली ये बात बोली कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको नष्ट करने की कैपेबिलिटी इजराइल में नहीं है, पूरे तरीके से। इसलिए नहीं है कि ईरान को मालूम था कि ये जो फैसिलिटीज़ वो बना रहा है उसके ऊपर हमला तो आएगा, इसलिए पूरी की पूरी ये फैसिलिटीज़ जो है अंडरग्राउंड माउंटेन्स के नीचे छुपा करके बनाई जा रही हैं। अब इजराइल के पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन उनके पास ये बॉम्बर नहीं है जिनके पास डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स होंगे, जो कि जाकर के अगर वहां गिराए तो नीचे तक जाके वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक्चुअली समय नहीं था, तो सवाल मैं उनसे पूछना चाहता था कि क्या अमेरिकन ज्वाइन करेंगे इस नहीं, वही तो सारी बात है, क्योंकि एंड स्टेट इनके हाथ में नहीं है। उन खुद बोला उन्होंने कि इनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है डिस्ट्रॉय करने की। उसके लिए अमेरिकियों को आना पड़ेगा, और आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ज़मीन के अंदर है पूरी फैसिलिटीज़, ये डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो IAEA जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकती है, इसके ऊपर जिम्मेवार है और इसकी सेफ्टी नॉर्म्स को वर्कआउट करती है जी, उसने खुद ये कहा हुआ है कि इन फैसिलिटीज़ पे हमला करने के लिए क्लॉज है कि नहीं करना है, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशंस पूरे विश्व के लिए हैं। सर, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अहमदाबाद में हुए उस घातक प्लेन क्रैश के बारे में इस वक्त केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने ATC को, अहमदाबाद ATC को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी।
उसमें कोई रिपोर्ट नहीं था। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। घटना 1:40 पे होती है। 3-3.5 घंटे के भीतर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सारी टीम, पूरी टीम, हमारे आदरणीय मंत्री जो सिविल एविएशन विजयवाड़ा में थे एक इंस्पेक्शन के लिए, वहां से डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जो यहाँ पे हम ऑफिस में थे, हम लोग कंट्रोल रूम पहुंचे और फिर 3-3.5 बजे के आसपास 5:30-6 बजे के आसपास हमारी पूरी की पूरी टीम, जिसमें DGBS, DGCA और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीनियर ऑफिसर्स, मैं स्वयं, हम लोग सब लोग वहाँ पे उपस्थित थे, घटनास्थल पर उपस्थित थे। तुरंत एक हमारे यहाँ जो हमारा नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम जो है 0112461044843 और 9650391859 उसकी स्थापना की गई और जिसमें DGCA, BCS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इट्स अ कंबाइंड टीम विच स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और अहमदाबाद हवाई अड्डे का आपातकालीन नंबर और एयरलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर था उसको भी हम लोगों ने सोशल मीडिया और PIB के जरिए उसको हमने सबके साथ साझा किया। गुजरात सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, पुलिस विभाग है, फायर ब्रिगेड, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहाँ पे ऑफिसर्स लोग की तैनाती हुई, फायर ब्रिगेड ने वहाँ पे आग पर तुरंत काबू कर लिया था। कहीं कहीं से धुआं निकल रहा था, छोटी मोटी आग थी, लेकिन 6 बजे तक जब तक हम लोग वहाँ पे घटनास्थल पर पहुंचे मेधाड़ी नगर में, अहमदाबाद में, तो आग पर करीब करीब पूरी तरीके से काबू कर लिया गया। तुरंत उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक AIB दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है। गृह सचिव की अध्यक्षता में इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं। यह कमेटी दुर्घटनाओं के कारणों के साथ साथ भविष्य में एविएशन से सेफ्टी और इसको कैसे एविएशन सेफ्टी को और सुदृढ़ और इसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसकी अनुशंसा करेगी। I stop here and I'll request Honorable Minister Civil Aviation to address the press. Last 2 days have been very difficult, especially in the ministry and for everyone else. The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. I have also personally lost my father in a road accident. So to a certain extent, I can understand the pain and anguish that the family members are feeling. And in fact, it was a moment of shock right after we got to know about the incident. But even in that disbelief, I personally rushed to the site to oversee what needs to be done, what support needs to be provided. And that was the attitude of the government of Gujarat also.
The attitude was the same from Government of India and the other people at the ministry also. And once we rushed to the site, we already saw, this was just within hours of the happening of the incident. So once I arrived at the site, the government of Gujarat already put in the necessary rescue teams, the response teams from all the concerned departments were working on ground actively, trying to rescue whatever is possible, trying to cut down the fire and to move the debris so that the bodies can be sent to the hospital at the earliest. And with the timely response, things were able to move much faster than as was expected after looking at how the crash has happened at the site. And from the ministry, taking utmost seriousness of the incident, the Aircraft Accident Investigation Bureau, which was formed specifically to look into the accidents that happen around aircrafts, was immediately mobilized, and the GO team from the AIB, including 5 members constituting DG AIB, was also immediately rushed to the site to start the investigation process. And since day one, within hours itself, the AIB has started its process of investigation. And yesterday, they have added 2 more members to the investigation, one from the forensics team, one from the medical team. And they would be doing it in future also as necessary. Whichever expert is required, they will be adding them to the investigation. And one important update from the technical investigation, which is happening through the AIB, is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. And like I said, taking utmost seriousness of the incident and to further investigate into the incident and to look into all the theories or other information that is going around this incident, we felt it would be much better to have another committee also overlooking into this crash and also the safety. So yesterday I've announced it before only that we are going to form another high-level committee before. And immediately we have constituted the committee also yesterday under the chairmanship of Home Secretary. And like our initial thought, we wanted to have experts in the committee from various sectors and not less than any joint secretary level. So accordingly, we have constituted the committee. We have circulated the order also of the high-level committee which is going to investigate this crash. So like I said, the Home Secretary is going to be the chairman of the committee, Secretary Ministry of Civil Aviation, Additional Secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat where the incident actually happened, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS, which is the Bureau of Civil Aviation Security, DG DGCA, Special Director from IB, and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services.
So like you see, the composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee, which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months for them to sit down, talk to various stakeholders, and involve and discuss with any other important expert that is necessary as per their investigation. And most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to strongly pursue these things and will come up with their report. And on top of that, I would also like to say that we have a very strict safety standards in the country also. And many, including the ICAO, many international organizations have also time and again established that. We do have a very strict protocol, robust protocol, which we follow every time. But even after, when the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA, we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. I believe that 8 have already been inspected, and with immediate urgency, all of them are going to be done. And furthermore, as the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is going to come our way to improve the safety. And like I said, we already have a very robust protocol which we continuously follow. What all is required in the future, whenever we have a very important update to give to the media, then we are going to present it to you also. I would request that media also support the investigation. We've also been very considerate of the event that has happened. And in fact, the personal stories of the people who have lost their lives, it's very heart-wrenching to see the individual stories. It's a very difficult time, but I'm sure with the support that the country is giving to the families, the moral support that we are all trying to provide to the families, at least it is going to help them a bit to come out of this difficult time. And we have instructed Air India also to facilitate in the process of assisting the families of the passengers in whatever way is required. The DNA testing is also happening on one side so that the bodies can be identified and be given to the respected families. So the government of Gujarat is coordinating with that. They have been there on the ground since the time of the crash, and they have been facilitating with all the efforts, all the measures that are required from their side. So once the DNA testing is confirmed, the bodies are being given to the respected families. And we are hoping that process also gets finished as soon as possible, but the documentation and the procedure needs to be followed. So according to the time that needs to be taken, we are ensuring that there doesn't be any lapse in the process or the protocol that needs to be followed. So currently we just felt that all the efforts that are being done, especially in the last 48 hours, we wanted to share with the media and through you to the country also.
And I would like to reiterate that this was a very tragic incident, very horrific incident for everyone. And day one itself, you've seen that Honorable Home Minister also rushed to the site, the crash site, and then visited the hospital, interacted with the injured there, and also had a detailed review with the Ministry of Civil Aviation, Government of Gujarat, and all the other authorities which were involved. And within 24 hours, Honorable Prime Minister also visited and rushed to the crash site, got a briefing on what and how it happened, and held a very detailed review, went into depth on what needs to be done, how the relief measures or rescue efforts needs to be continued, which has given good guidance to all the efforts that we have been putting from our side also. And with this seriousness only, we are going to conduct the investigation. Any information that is going around this crash, any theory that is going around this crash, everything will be analyzed. And the high-level committee is going to do its own investigation, which is going to be independent of all the other investigations that are going to happen. AIB is going to be the technical side of the investigation, which will be very, very much core to what we are trying to do in finding out what exactly happened. And the high-level committee is also going to meet very soon. On Monday itself, they are going to meet. And they are going to try to finish the process within 3 months to get a consolidated report on this investigation. So it is with these points that I would like to end my press briefing today. No questions. Appropriate time we'll answer the questions. I think we just wanted to give an update. कुछ opposition के leaders No questions. मेडिकल स्टूडेंट कितना नुकसान हुआ है Yes, we will keep giving you all the information. We'll keep giving you all the information. राम मोहन नायडू केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो एयर इंडिया 171 प्लेन का क्रैश हुआ जिसमें एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी जो उसमें सवार थे उनकी मृत्यु हो गई और नीचे जब वो क्रैश हुआ तो उसमें भी 4 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है और उन्होंने बताया कि इस अब जांच के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, वो उसकी घोषणा उन्होंने की है और उसमें ये भी कहा है कि वो लोग जिसको भी एक्सपर्ट को उचित समझें वो उस कमेटी में उस व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं ताकि एक बहुत प्रोफेशनल जांच इस हादसे की हो और पता चले कि आखिर हुआ क्या था जहाज के साथ, उस वक्त क्या हुआ उन आखिरी चंद सेकंड्स में टेक ऑफ के बाद जब पायलट के हाथ से जहाज निकल गया। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और ब्रेक से पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश पर। उन्होंने जांच कमेटी गठन करने का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी बताया कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उस ब्लैक बॉक्स से जरूर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ इसको लेकर के सुराग और जानकारियां मिलेंगी, उसी को डिकोड करने के लिए ये सारी जांच जो है वो बैठाई गई है। अब हम कब तक उम्मीद करें कि इस जांच की कोई रिपोर्ट जो है वो आ सकती है, ब्लैक बॉक्स उसमें क्या मदद कर सकता है, कौन कौन से लोग जो हैं या एजेंसीज इस जांच में शामिल होंगी, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय, एयर कमोडोर एएस बहल और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, अगर आप थोड़ा सा जो आप ब्रीफिंग अभी हुई उसके बारे में और डिटेल में बता सकें, कोई खास बात जांच को लेकर के अगर अनाउंस की गई है। देखिए, बहुत अच्छी चीजें की गई हैं इस जांच के जो ब्रीफिंग में बताई गई। सबसे पहले चीज जो की गई है कि जहाज को
इन स्पेशल चेक्स पे लाया गया। आपके चैनल में 2 दिन पहले हम यही बात कर रहे थे कि अगर अभी कोई उसके बाद इसको फ्लाई करते हैं और कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दे विल बी हेल्ड टू पे, और यही सेंटेंस हम उस टाइम भी बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो पहले चीज इन्होंने की है स्पेशल चेक्स, जिसमें से 8 जहाज के चेक हो चुके हैं और 33 जहाज टोटल हैं, तो इसका मतलब है कि अब हमारे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम फ्लाई करेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम हमें नहीं है, सब कुछ सेफ है। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया। दूसरा चीज जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, एक और कमिटी फॉर्म की है, और कौन हेड कर रहा है? होम सेक्रेटरी हेड कर रहा है, और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो हर जगह से हैं, चाहे वो सिविल एविएशन से हैं, एमएचए से हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हैं, पुलिस से हैं, और एयरफोर्स से भी हैं। जो डीजी है फ्लाइट सेफ्टी के, वो इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी के, वो भी हैं। इसका मतलब है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, जिसने कई सैकड़ों एक्सीडेंट्स पिछले कई सालों के डिकेड्स के एनालाइज कर रखे हैं, वो भी इसके पार्ट होंगे। ये बहुत ही अच्छा एक गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एआईबी जो करती है, यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम जो इन्होंने अभी 5 मेंबर्स के साथ बनाई है, वो तो करेगी, वो डेप्थ में जाएगी और वो उनको अडेप्ट कर लेगी या अडॉप्ट कर लेगी जो उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जैसे कि फॉरेंसिक और मेडिकल वाले एक्सपर्ट जो उन्होंने डाल लिए, वो तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन ये जो ओवरसीइंग कमिटी, ओवरसीइंग गलत वर्ड कहूंगा, ये वो कमिटी जो देख रही है और जिसके पास इतने सारे मेंबर्स हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, वो भी अपने इनपुट्स देख सकती है, वो भी देख सकती है कि जांच जो है कहीं सही जगह जा रही है। मतलब एक वो टेक्निकल टीम होगी जो बेसिक जो एक्चुअल जांच करेगी, और ये कमेटी उसके ऊपर रहेगी। ये कमेटी अपनी अलग से जांच करेगी, जो ये देखेगी कि जो इनपुट्स उनको वैसे नहीं मिलने थे, अब इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, उनसे जो इनपुट मिल सकते हैं वो इनको मिलेंगे और वो भी गाइड कर सकते। और आखिरी चीज इसमें मैं बस यही कहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो रिस्पांस दिखाया है, इमीडिएट दिखाया, नहीं तो क्या होता है एक्सीडेंट होने के बाद बहुत समय बीत जाता है जब तक आता है, तो ये रिस्पांस टाइम भी बहुत ही अच्छा था। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, सारी थ्योरीज जो हैं उनका अंत हो जाएगा जब जांच जो है वो पूरी हो जाएगी, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुझे लगता है हमें करना भी चाहिए। कुछ एक बातें जो एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं उस पर बात करना अलग है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच जाना, जैसा कि खासकर कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स या एविएशन एक्सपर्ट्स, पायलट्स वो वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि इसमें ये हुआ होगा, इसकी चूक रही होगी, वो करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। हाँ, एक जनरल बात करना कि भाई इतना नया जहाज, ड्रीम लाइनर जहाज का पहला क्रैश है तो कोई तो बची रही होगी, वो अलग बात है, लेकिन नतीजे पर तो किसी जांच के बाद ही पहुंचा जा सकता है ना। निश्चित रूप से। और जिस प्रकार से आपने सही कहा कि जिस प्रकार से मीडिया में सोशल नेटवर्किंग पे इतने सारी थ्योरी चल रही हैं, हैक हो गया, फ्यूल ब्लॉक हो गया, और कहा जाए पुराने जहाज हैं, पायलट जो है वो कम थे, एक पायलट और होना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो 23 से 25 सेकंड का समय था, क्या उसमें कौन क्या कर सकता था, ये आप सोचना होगा कि जब टेक ऑफ कर रहा है जहाज, उस समय पूरा फोकस होता है टेक ऑफ पर, और सिस्टम से बने हुए हैं, और इसमें 3 स्टेज रिडेंसी सिस्टम है ड्रीम लाइनर में। एक सबसे मेरे ख्याल से जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड के, उनमें से एक जहाज है ये। और यानी 3 स्टेज रिडेंसी का मतलब है कि अगर एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा टेक ओवर करेगा, और ये बराबर रहे, एक वाले कोई अंतर नहीं दोनों में, कि जैसे नॉर्मली होता है कि स्टैंड में होते हैं उसमें कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ कमी होती है। पहला स्टेज गया, दूसरा आएगा, दूसरा स्टेज गया, तीसरा आएगा। और उसका पावर सप्लाई के लिए 6 इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं। अब सोचिए 6 जनरेटर, एक फेल होगा, इन्होंने 2 इंजन के ऊपर रखे हैं, दो इंजन पर रखे हैं, और एक इन्होंने साइड में रखा है। तो इस प्रकार से जो रिक्वायरमेंट है, फ्लाई बाय वायर मतलब बेसिकली क्या है कि एक तार के माध्यम से जो प्रोसेसर के इनपुट्स आ रहे हैं उनको लेके एनालाइज करता है सिस्टम की क्या जो एरोडायनेमिक्स है, वो जो रिक्वायरमेंट है एक सिक्योर और सेफ फ्लाइंग की, वो है कि नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वार्निंग आएगी, फ्लैप ऊपर था और फ्लैप नीचे था, स्लैट कहाँ थे, ये सारी की सारी थ्योरीज का अंत हो जाएगा जब हम एक डिटेल, जब ये सारा डेटा मिल्क आउट होगा मतलब सारा डेटा जब निकाल लिया जाएगा और सब जब सारे डॉट्स इकट्ठा किए जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि क्या है। सबोटाज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है सोशल नेटवर्किंग पे चल रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजें सामने आएंगी। एक सर पायलट ने एक पोस्ट लिख के मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने, लंबी पोस्ट है, उसमें उन्होंने ये लिखा सोशल मीडिया पर कि 32 सेकंड थे पायलट्स के पास, 32 सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला करने के बीच में। आप सोचिए उन 32 सेकंड में उसको पता चलता है कि मेरे जहाज में कोई गड़बड़ हो गई है,
वो उसको उन 32 सेकंड में पहले ये पता लगाना है कि ये प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको रेक्टिफाई करना है, उसको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, और उसको दिख रहा है कि मेरा जहाज नीचे जा रहा है, उसको एक दिख और रहा है चीज़ मेरे है, आसपास इमारतें जब हैं। मेडे कॉल दे रहा है इसका मतलब उसको मालूम पड़ गया है कि गड़बड़ है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कुछ नहीं कर सकता। और उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, 240 जिंदगियां उसके पीछे जहाज के अंदर बैठी हुई हैं, उसको अपने परिवार के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में थॉट्स आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, और इस बीच में उसको वो जहाज बचाना है। ये कोई हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता उस वक्त पायलट्स के ऊपर क्या बीती होगी। तो इसलिए इस पर कोई कयासबाजी ना करें। हाँ, लेकिन अब जहाज पर बात की जा सकती है कि जहाज कैसा है। जहाज में जैसे सर ने बताया बहुत फेल सेफ मैकेनिज्म्स थे, उसके बावजूद कुछ हुआ है, तो मतलब कुछ तो गलत हुआ जहाज के अंदर। सर बेसिकली देखो, अब हम टेक्निकल आदमी तो है नहीं, तो बाकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि हुआ क्या था। पर कॉमन सेंस पॉइंट एक जो बिल्कुल भी समझ से बाहर है वो यही है कि मुश्किल से जहाज जो है 630-650 फुट की ऊंचाई तक पहुंचा था। अमूमन जो चेक्स एंड बैलेंसेस जहाज़ में किए जाते हैं उसमें क्या उसमें चूक थी, यानी कि जो ह्यूमन सिस्टमेटिक फेलियर था या टेक्निकल सिस्टमेटिक फेलियर था, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक इसमें नज़र आती है। सर मैं आपको बताऊं, मतलब ये क्यों सही बात है, ये दोनों टेक्निकल हैं, हमें और आप नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जो लेकिन जो खेल चल रहा है ना सर इसमें, हाँ, सोशल मीडिया पर वो खेल ये है कि वेस्टर्न मीडिया या वहां के कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स वो शायद इस या तो वेस्ट की रेपुटेशन को बचाने के लिए या इस कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि पायलट पे डाल दो। एब्सोल्युटली ह्यूमन एरर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो तो है नहीं अपना बचाव करने के लिए। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पायलट के ऊपर डालना सबसे ज़्यादा ह्यूमन एरर, सबसे आसान एक एस्केप गोट मिल जाता है। लेकिन आजकल के ये भी है कि इतने सारे इसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए जो टेक्निकल मॉनिटरिंग दी जाती है, जैसे कि ब्लैक बॉक्स की हम बात कर रहे थे, तो काफ़ी सारे पैरामीटर जब उसमें आते हैं तो उसको झुठला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और शायद इसीलिए वैसे ओवरऑल हम ये कहेंगे कि हम लोगों ने अब पिछले कोई 70 साल से ये इतिहास देख रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर जो है बहुत समय से इतने ज़्यादा काम चलता रहा है कि फ्लाइंग एक सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इतनी सेफ़ हो गई है कि मेरे दाएं बाएं दोनों ये पायलट्स बैठे हुए हैं। अगर आप इनसे पूछें कि नीचे जाने के लिए सचमुच में आपको कोशिश करनी पड़ेगी जहाज़ को नीचे क्रैश करने के लिए, आज की एयर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा सेफ़ हो गई है। और मेरा एक बड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस है, जब मैं एनडीए में था, ये पावर्ड ग्लाइडर आए थे उन दिनों, नए नए पावर्ड ग्लाइडर्स। ग्लाइडर में पावर नहीं होती है, उसको विंच करके छोड़ देते हैं, वो अपने आप ही हवा के उससे आके उतर जाता है। पावर्ड ग्लाइडर को मेरा मतलब अनुभव है उनके साथ, पायलट के साथ ऊपर जाने का, पायलट ग्लाइड उसमें, और उसने काफ़ी देर तक कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया था, सिर्फ ये बोल करके कि आप सामने देखो कि ये जो आपका लेफ़्ट राइट का जो ये एंगल है इससे मत क्रॉस करना, वो उस पर आ जाता है। मतलब कि इतनी ज़्यादा ये एयर इंडस्ट्री सेफ है और उसमें इस तरह के एक्सीडेंट का हो जाना कोई बहुत बड़ी चूक हुई होगी। अब देखें, इंतजार करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन का। एक और चीज में जो सर आपने जो बोला कि देखिए इसमें अगर एंगल ऑफ का जो भी कोई भी पैरामीटर आपके टॉलरेंस लिमिट के बाहर जा रहे हैं, इमीडिएटली वार्निंग आएगी। पायलट को मतलब अब चॉइस नहीं है कि वो किसी को इग्नोर कर सके। आप वार्निंग आएगी, वार्निंग परसिस्ट करती है तो ऑडियो वार्निंग भी आती है। करेक्ट। तो जहाज को मतलब सेफ बनाने के लिए जो हो सकता है सब प्रयास किए गए हैं। समय के साथ विज्ञान तरक्की कर रहा है तो वो चीजें एड अप की गई हैं। निश्चित रूप से देखिए, अब एक जहाज को जो कि 9 घंटे से ऊपर उड़ना है, और मैं एक वो भी बता दूं, 3 पायलट 4 पायलट का जो वो फैक्टर जो चल रहा है, रूल ये है कि जो जहाज को 10,000 किलोमीटर के, जो मुझे पता है 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा उड़ना होता है, उसमें 3 पायलट जाते हैं। 10,000 से कम होता है 2 पायलट जाते हैं। ये जो 9,000 किलोमीटर 9 घंटे जाना था इसको, और वो 10 घंटे के ऊपर था, सॉरी घंटे का उसका नहीं है, तो 9 घंटे के लिए जा रहा है, तो ये 2 पायलट सफिशिएंट थे, देयर इज नो प्रॉब्लम। कई लोग बोले 3 होना चाहिए था, 9 से थोड़ा ज़्यादा था, 9 घंटे 2 मिनट का था। खैर, अब ये अगेन सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन वाली बात है, और रूल है कि भाई आप 10 घंटे उसके ऊपर 3 पायलट और शायद 15-20 पर 4 पायलट हैं। वो बेसिकली है कि आदमी को रेस्ट दिया जाए कि मेंटली फिजिकली तो, लेकिन ये एक्सीडेंट कोई फ्लाइट में 7-8 घंटे बाद तो हुआ नहीं है, तो टेक ऑफ पे हुआ। ऑटो पायलट के बावजूद ये रूल है, क्योंकि ऑटो पायलट भी तो जी सर, बेसिकली ह्यूमन आपको देखिए कुछ भी कर, ह्यूमन को नहीं, आप एलिमेंट को नहीं निकालते कॉकपिट से ना। फाइनली तो मशीन अगर फेल होती है तो किसको टेक ओवर करना होगा? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ पहले साहब, इससे पहले जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, बोइंग के भी हुए हैं, दूसरे जहाज की हुए कि नहीं हुए मुझे नहीं पता, इनकी जांचों में क्या निकला है? कभी जहाज की गड़बड़ी निकली है? कई बार जहाज की गड़बड़ी भी निकली है, टेक्निकल फॉल्ट्स भी निकले हैं। ह्यूमन एरर के बाद टेक्निकल डिफेक्ट एक नेक्स्ट सबसे बड़ा कॉज माना जाता है, उसके बाद आता है बर्ड हिट।
बर्ड्स का। अब अगर इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जहाज एडवांस होते हैं तो उनके बैकअप सिस्टम्स भी बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, ये जहाज जो है कहते हैं थ्योरेटिकली ये टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं थ्योरेटिकली, अपने आप मतलब इतनी इसमें ऑटोमेशन आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि मशीन है किसी दिन फेल हो जाए तो पायलट इज द ओनली पर्सन जो इस जहाज को वापस लेके आ सकता है या वापस उसको कोई भी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर उस पर करेक्ट एक्शन ले सकता है। तो पायलट को हर टाइम, और जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ती है वैसे वैसे पायलट की प्रैक्टिस और चाहिए होती है सिमुलेटर्स के अंदर। इसी वजह से पायलट्स को भेजा जाता है पीरियोडिकली। तो थियोरेटिकली ये जहाज अपने आप भी टेक ऑफ कर सकता था बिना पायलट के, कंप्यूटर की मदद से थ्योरेटिकली। अब एक चीज और मैं इस पे कहना चाहूंगा, जो बात कर रहे थे कि वार्निंग सिस्टम्स, अब इनके अंदर वार्निंग सिस्टम्स बहुत है। अगर फ्लैप्स उसने नहीं लोअर किए टेक ऑफ करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लैप्स अगर नहीं लोअर किए होते और उसने थ्रॉटल खोला होता, इतनी सारी वार्निंग शुरू हो जाती है, रेड लाइट्स ब्लिंक करती हैं, आपको जोर का हॉर्न आ जाता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इस समय मीट नहीं कर रही और आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। ये आपको एयरक्राफ्ट ही बता देता है, उसके ऊपर भी ओवरराइड कर सकता है पायलट, लेकिन कोई भी नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन में, और वो तो इमीडिएटली हो जाएगा। जो प्रॉब्लम वेस्टर्न वाले बता रहे हैं वो थोड़ी सी अलग है। वो चाहते हैं कि ब्लेम पायलट पे आए, तो शुरू से कह रहे हैं कि टेक ऑफ करने के बाद अंडरकैरेज को रिट्रैक्ट करने की जगह गलती से पायलट ने फ्लैप को रिट्रैक्ट कर दिया, वो उस पे जोर डाल रहे हैं। ये तो अभी पता चल जाएगा जब इंक्वायरी होगी और सारा सच का सच बाहर निकला। एक और ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इतनी बेसिक गलती कोई पायलट कर देगा, ये मुझे तो प्रेडिजियस दिखाई देता है इसके अंदर। बिल्कुल, वो तो चाहेंगे। मैं सर सॉरी एक ऐड करूंगा पॉइंट कि जो लोकेशन है फ्लैप की और जो उसकी है अंडरकैरेज की, दोनों की लोकेशन इतनी है कि आप हाथ यहां पर कोई स्विच यहां पर करेंगे आप तो हाथ यहां का यहां जाएगा, यहां नहीं आएगा। एब्सोल्युटली आपको जो चीज यहां से ऑपरेट करनी है, मतलब नीचे जो पहिए जो है उनको रिट्रैक्ट करने का बटन वो कहां होता है? जी वो नॉर्मली नीचे इधर होता है, तो इजी होता है आप करते हैं। और फ्लैप्स के लिए रूल है ऊपर है, उसमें अब इसमें कैसे गलती हो जाएगी? 2-2.5 फीट का अंतर है कम से कम, कोई आजू बाजू में नहीं है वो, कोई मतलब आपका हाथ जाएगा तो कहीं और जाएगा, तो आपको ग्रिप है, ग्रिप आप पकड़ेंगे आपको मालूम पड़ जाता है, फील कर जाते हैं आप। बिल्कुल मतलब नॉनसेंसिकल बात है कहना कि पायलट ने इसकी जगह ये दबा दिया, ये कोई बात नहीं। मतलब भाई कि सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन के लिए वो अपना नहीं सर, ये बड़े सीनियर एविएशन एक्सपर्ट्स पायलट्स ये बात कर रहे हैं वेस्ट में, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें हमारे यहाँ लोग उनके इंटरव्यू भी कर रहे हैं और कंट्रोल्स भी डुप्लीकेट होते हैं, तो मतलब पायलट को पायलट जनरली आर डूइंग द सेम थिंग। एक और इस जहाज के बारे में बता दूं, एक्सटेंडेड ETPOS एक्सटेंडेड रेंज, जिसका आपने जिक्र भी किया था कल मैं सुन रहा था, तो एक्सटेंडेड रेंज के ऑपरेशंस के लिए इसको क्लियर किया गया। रूल ये है कि FAA जो है फेडरल अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसको क्लियर किया था कि भाई आप एक्सटेंडेड रेंज के लिए 2 इंजन के साथ क्लियर हो। रूल क्या है कि 2 घंटे जो जहाज कर सकता है वो ये जहाज 6 घंटे कर सकता है अपने आप 2 इंजन लगातार 2 घंटे तो पानी के ऊपर ओवरसी वाटर कर सकता है। तो मैं थ्योरेटिकली देखेंगे जहाज इज वंडरफुल एयरक्राफ्ट, और यही रीजन है कि इतने सालों में हमें कोई एक्सीडेंट इसको सुनाई नहीं पड़ रहा था। निश्चित रूप से जो बाकी मेंटेनेंस है, जिसमें कि अब ये ग्रे एरिया है हिंदुस्तान का, कि यहां पर जो मेंटेनेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं, जो कि अगर 100 के, उसमें मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें 100 के अगर स्किल पे जाए तो इट इज क्लोज टू 50-60। सर एक एंगल और है सर, वो ये है कि अब ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक तो बोइंग की निर्माण की क्वालिटी पर सवाल उठाने वाले, बोइंग के अंदर काम करने वाले बहुत सारे विसल ब्लोअर्स थे। एक ऐसा विसल ब्लोअर भी रहा है जिसने कहा कि बोइंग जो है पैसा बचाने के लिए या जल्दी जहाज डिलीवर करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स अपनाता है, या उसके जो लोग काम कर रहे होते हैं वो इतना ध्यान से नहीं काम करते हैं। और एक विसल ब्लोअर ने ये बात कही और उसकी हियरिंग होने वाली थी नेक्स्ट डे 1-2 दिन में, और उसकी मौत हो गई। देखिए और ऐसे और विसल ब्लोअर्स रिपोर्ट्स हैं, ऐसी और विसल ब्लोअर्स हैं जिन्होंने, ऐसे लोग हैं मैनेजर लेवल पर जो अंदर बोइंग में काम करते थे, उन्होंने शिकायत करी कि ये स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है, ये खतरा हो सकता है, तो उनको फायर कर दिया गया, काम से निकाल दिया गया। बिल्कुल, सैम सोलापुर की आप बात कर रहे थे, उससे पहले जॉन बार्नेट की बात कर रहे थे जिसने अपने आप को गोली मारी है, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं, बट सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है। 2017 में उसने छोड़ा था, और उसके बाद से वो केस फाइट कर रहा था कि जो बोइंग के प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स और जो शॉर्टकट्स लेते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और उसके अंदर देखा जाए। और सैम सालेपर ने जो बोला था कि ये एयरक्राफ्ट को तो फ्लाई ही नहीं करना चाहिए, कभी भी हवा में स्प्लिट कर सकता है, यहां तक उसने। सर लोगों ने रिपोर्ट्स में तो ये है कि आपस में ये बात होती थी कि हम इस जहाज में कभी नहीं चलेंगे,
फिर किसी ने उनको सीनियर लेवल पर किसी ने कहा कि नहीं ये जहाज यूएस के लिए नहीं है, ये एक्सपोर्ट होने वाले हैं सारे जहाज। दीज आर ऑल मीडिया रिपोर्ट्स, ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ऐसी आई। लेकिन अगर कोई आदमी आज यहां से पश्चिम में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके ये कह सकता है कि पायलट की गलती होगी, तो हमारा तो हक बनता है कि हम ये कहें कि जांच अगर हो रही है एक्सीडेंट की तो जांच हो, जहाज की भी, जहाज बनाने वाली कंपनी की भी एक जांच उस पर भी बैठे, ये जहाज जो थे इनकी क्वालिटी ठीक थी कि नहीं, सेफ्टी मैकेनिज्म्स ठीक थे, फेल सेफ मैकेनिज्म्स थे कि नहीं, रिपोर्ट आई थी कि कंपनी इज गोइंग टू कोऑपरेट इन दिस, जांच होनी चाहिए, करेंगे ही वो तो। सर समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल रॉय एंड एयर कमोडोर बैल, बहुत शुक्रिया आपका।